नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। 5वें चरण का मतदान देश भर में चल रहा है। 8 घंटे बीत चुके हैं, 3 घंटे और बाकी हैं। यानी धूप और गर्मी की वजह से जो लोग अभी तक वोट नहीं देने निकले हैं वो सब निकले। जितने लोग आज तक पर देख रहे हैं हम आपसे यही अपील भी करेंगे कि जाकर बड़ी संख्या में वोट डालिए। 8 राज्यों की 49 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। कई वीवीआईपी सीटें भी आज मतदान के क्रम में शामिल हैं। हम अपने संवाददाताओं से बातचीत करके आपको ये भी बताएंगे कि किस तरीके से अभी मतदान चल रहा है। हालांकि अभी तक का जो मतदान प्रतिशत आया है उसमें सबसे आगे लद्दाख ही नजर आ रहा है। लद्दाख में सबसे अधिक वोटिंग अब तक हुई है, लेकिन बाकी इलाकों में थोड़ा लोगों को और निकलकर बढ़ चढ़कर मतदान करने की आवश्यकता अभी भी है। बड़ी बड़ी सीटें हैं, हॉट सीट्स हैं, सुपर हिट सीटें हैं जहां पर आज वोटिंग चल रही है, जिसमें अमेठी, रायबरेली, लखनऊ ये सारी सीटें शामिल हैं। मुंबई की सीटें इसमें शामिल हैं, इसीलिए कई सितारे भी अपने घरों से निकल रहे हैं आज वोट डालने के लिए। लेकिन इस सब के बीच 5वें चरण के मतदान के साथ साथ देश भर में काफी हद तक जो चूंकि बाकी चरणों के लिए कैंपेनिंग भी चल रही है साथ साथ, तो राजनीति भी उसके साथ जोर पकड़ी रहती है। लेकिन 5वें चरण में अब तक जितनी वोटिंग हो गई है उसकी ही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ हमारे दो संवाददाता इस समय जुड़ रहे हैं। अमेठी से समर्थ श्रीवास्तव और मुंबई से मुस्तफा शेख हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमेठी का हाल पहले बताइए समर्थ, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा हलचल स्मृति ईरानी के नामांकन के बाद से यही रही कि राहुल गांधी वहां पर आते हैं कि नहीं आए, लेकिन लोगों का उत्साह बना हुआ है वहां पर इस सीट को लेकर। श्वेता, अमेठी का हाल बताऊं उससे पहले मौसम का हाल बताना थोड़ा जरूरी है। गर्मी यहाँ बहुत है, आपको बताऊं 40 डिग्री अराउंड टेम्परेचर है। लोग जरूर आ रहे हैं, तस्वीरें भी कैमरामैन संजय दिखाते चलेंगे। महिलाएं आ रही हैं, जो यूथ है वो भी आ रहा है, बुजुर्ग भी आ रहे हैं, लेकिन आ रहे हैं जा रहे हैं। यानी कि एक लंबी लाइन जो कतार यूजुअली चुनावों में देखी जाती है वो अभी तो नहीं है। सुबह जब हम लोग रिपोर्ट कर रहे थे बूथ से तो उस टाइम पर पोलिंग सेंटर्स पर लाइन थी, और जैसे जैसे धूप बढ़ी है वो लाइन तो उतनी नहीं दिख रही है, और जो प्रतिशत है वो भी बहुत खास अमेठी का नहीं है फिलहाल। तो कहीं ना कहीं उम्मीद है कि शाम होते होते ये नंबर्स बढ़ेंगे और लोगों के आने की संख्या भी यहाँ बढ़ेगी। लेकिन अगर आप बात चुनाव की करेंगे तो यहाँ पर स्मृति ईरानी एक तरफ है, सामने केएल शर्मा है, और केएल शर्मा 4 दशक से गांधी परिवार के करीबी रहे हैं। उनकी बागडोर कहीं ना कहीं अमेठी रायबरेली की संभालते रहे हैं। वो अमेठी के बूथों से वाकिफ है, अमेठी की गलियों से वाकिफ है, और शायद यही नतीजा है कि गांधी परिवार ने उन पर भरोसा जताया है। हालांकि स्मृति ईरानी और बीजेपी लगातार ये कहती आई है कि राहुल गांधी भाग गए और रायबरेली चले गए। इसके जवाब में कांग्रेस का रिप्लाई यही होता है कि ये एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। हालांकि ये स्ट्रैटेजी कितनी सफल होगी या नहीं होगी ये वक्त बताएगा, लेकिन मोटे तौर पर जो यहाँ की सड़कों पर चर्चा है, जहाँ की गलियारों में चर्चा है, वो ये है कि ये चुनाव स्मृति ईरानी बनाम केएल शर्मा के तौर पर नहीं देखा जा रहा है, बल्कि ये चुनाव स्मृति ईरानी बनाम प्रियंका गांधी वाड्रा के तौर पर देखा जा रहा है। क्योंकि केएल शर्मा तो कैंडिडेट हैं, लेकिन उनकी परछाई की तरह अगर किसी ने यहाँ कैंपेनिंग की है तो वो प्रियंका गांधी हैं, और स्मृति ईरानी भी शायद इस बात को मानती है कि कहीं ना कहीं मुकाबला भले राहुल गांधी ने वो सीट छोड़ दी हो, लेकिन ऐसा नहीं कि कांग्रेस पार्टी की प्राथमिकता से सीट हट गई। उसमें पूरी कोशिश ये की जा रही है कि स्मृति ईरानी को किसी तरीके से वहां पर रोका जाए। क्या ये संभव हो पाएगा ये आगे नतीजों में पता चलेगा, लेकिन बीजेपी ने भी पूरी कोशिश की है और कांग्रेस पार्टी ने भी। अमेठी साख का सवाल है। लेकिन मुंबई में ये क्या हो रहा है मुस्तफा? वो राज्य महाराष्ट्र जहां पर जिसके विकास की मिसालें दी जाती हैं बाकी राज्यों में, वो सबसे पिछड़ा हुआ है वोटिंग प्रतिशत के हिसाब से। जोर पकड़ रहा है कि नहीं थोड़ा बहुत? अभी तक के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं श्वेता, 25 से 30% की वोटिंग जो है वो यहाँ पर होती हुई मुंबई की सीट्स पर दिख रही है। और जो अभी डेटा सामने आया है, समझिए 2 बजे तक का डेटा इस वक्त सामने आया हुआ, वोटिंग परसेंटेज ठीक ठाक है। लेकिन आप कह सकते हैं कि एक नई तकलीफ जो निकल कर मुंबई में सामने आ रही है उसमें ये देखा जा रहा है कई जगहों पर कि जिस पोलिंग स्टेशन पर थोड़ी गर्दी है, थोड़ी भीड़ है, उसमें काफी ज्यादा समय जो है वो लोगों को लग रहा है। और ये एक तरह का चिंता का विषय पॉलिटिकल पार्टीज के लिए है, जिन्होंने कलेक्टर और बाकी प्रशासन को ये कहा है कि वोट की जो गति है वो बढ़ानी चाहिए। कुछ मुंबई कर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे एक छोटा सा रिएक्शन ले लेंगे। साउथ मुंबई की सीट में इस वक्त हम खड़े हैं। आप कह सकते हैं क्या मुद्दे लेकर के आप आए थे इस वक्त वोट देने? हम पहले से शिवसेना को वोट दिया था, पहले से। अभी 2 शिवसेना है, अभी उदय ठाकरे को। आप उदय ठाकरे को दिया है वोट। क्या यहाँ पर डेवलपमेंट रोड की बात हो, बिल्डिंगों में पानी की वोटिंग के बात दिन हो, हम ये न पूछे मुस्तफा तो बेहतर रहेगा। क्या आपका विजन? डेवलपमेंट जो बिल्डिंग हुआ था
उसमें उधर रखने हमको जो सपोर्ट किया है वो बहुत अच्छा किया है। बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक सेंटिमेंटल फैक्टर है। और दूसरा, साउथ मुंबई में जो ओल्ड बिल्डिंग्स है, इमारतें हैं, उनका रिडेवलपमेंट का एक बड़ा इशू है। उम्मीद ये भी है मुंबई करो से कि जल्द से जल्द बाहर आके वोट करेंगे। वोटिंग परसेंटेज मुंबई का जो है इस वक्त राजनीति में भावनाएं जरूरी है, लेकिन उन भावनाओं के साथ लोगों को निकलना तो चाहिए कम से कम वोट डालने के लिए। हर जगह उन आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है ये समझने के लिए कि वोटर कितनी जागरूकता के साथ निकला है। तो सभी वोटरों को, और आज के दौर में जहां पर 100% मतदान टारगेट करने की बात होती है, वहां पर उम्मीद हम यही करते हैं कि लोग निकलेंगे और वोट डालकर आएंगे, सबसे पहले अपना लोकतांत्रिक कर्तव्य निभाएंगे। लेकिन अयोध्या नगरी हम चलते हैं, जहां पर इस समय अशोक सिंघल हमारे साथ हैं। अशोक जी, देश की बाकी सीटों पर प्रभाव डालने वाली ये सीट मानी जाती है, लेकिन इसकी अपनी एक अलग राजनीति भी है। बिल्कुल श्वेता, और खासतौर से राम मंदिर के निर्माण के बाद बीजेपी ने एक सिर्फ अयोध्या फैजाबाद सीट पे ही नहीं बल्कि यूपी ही नहीं पूरे देश में एक मैसेज देने की कोशिश की थी कि जिस ढंग से राम मंदिर का निर्माण हुआ 500 साल के स्ट्रगल के बाद, तो और जिस ढंग से पूरा राममय माहौल था उस वक्त प्राण प्रतिष्ठा के दौरान, और उसके बाद भी लाखों की तादाद में लोग यहाँ आते रहे, लेकिन आसान नहीं रहा। यहाँ पर अगर देखें तो 7 बार कांग्रेस ने कब्जा किया इस पूरी सीट पे 1957 से लेकर के, लेकिन जब राम मंदिर पीक पे था, राम मंदिर आंदोलन चल रहा था उस वक्त 1991 से लेकर के 3 बार लगातार विनय कटियार जो राम मंदिर आंदोलन के एक चेहरे थे, आंदोलन के बड़े चेहरे थे उस वक्त, वो सांसद रहे। उसके बाद लल्लू सिंह 2014 के बाद से, जब से नरेंद्र मोदी की लहर 2014 और 19 में लल्लू सिंह यहाँ पर सांसद रहे। लेकिन दूसरी तरफ इस बार समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद सिंह जो कि 9 बार के विधायक हैं और 5 बार के मंत्री रहे हैं, उनको उनके सामने उतारा है। और खास बात यह कि 5 विधानसभा सीटों में से 3 बीजेपी के पास हैं, 2 कांग्रेस के पास हैं। तो बीजेपी का गढ़ तो नहीं कहेंगे रहे, लेकिन राम मंदिर निर्माण के बाद, मंदिर बनने के बाद एक बीजेपी को उम्मीद है कि सिर्फ फैजाबाद लोकसभा सीट ही नहीं बल्कि पूरी यूपी में इसका एक मैसेज जाएगा। हालांकि बीजेपी बार बार ये कहती रही कि हमारे लिए कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये आस्था का मुद्दा, लेकिन तमाम रैलीज प्रोग्राम्स में बीजेपी के नेता राम मंदिर का जिक्र जरूर करते हैं। और मेरठ में रामायण सीरियल के अरुण गोविल को मैदान में उतार करके पश्चिम यूपी में एक मैसेज देने की कोशिश की। अयोध्या से पूरा सिर्फ यूपी ही नहीं पूरे देश में बीजेपी को लगता है कि इसका एक कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा, और राम मंदिर आंदोलन जब जब रहा है उसका फायदा बीजेपी को मिलता रहा। लेकिन देखना होगा इस बार, क्योंकि अवधेश प्रसाद सिंह कहते हैं कि राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं है, राम सबके हैं, उनके भी हैं, उनकी भी आस्था है। लेकिन इसके अलावा श्वेता, कास्ट इक्वेशन के ऊपर भी तमाम पार्टियां निर्भर करती हैं। समाजवादी पार्टी को भी लगता है कि मुस्लिम, दलित और जो यादव है उसका कॉम्बिनेशन उनको जितवाएगा। राम मंदिर अपनी जगह एक मुद्दा बीजेपी को लगता है, लेकिन देखना होगा कि कितना इम्पैक्ट सही बात है राम मंदिर मुद्दे का। जी जो बात कह रहे हैं कि वहाँ जो स्थानीय लोग हैं उन्हें तो ये सीधा देखना होगा कि मंदिर निर्माण के बाद से उनकी आजीविका पर, उनके जीवन पर किस तरह का प्रभाव पड़ा है। बहरहाल हम आपको अमेठी सीट जिसको हम एक सुपरहिट सीट कह रहे हैं, जहां पर मुकाबला स्मृति ईरानी और किशोरी लाल शर्मा के बीच न होकर सीधे सीधे स्मृति ईरानी और प्रियंका वाड्रा के बीच नजर आता है, लेकिन दोनों जो उम्मीदवार हैं वो क्या कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। हिंदुस्तानियों से निवेदन करती हूं कि आप शीघ्र अपने मतदान केंद्र पर जाकर इस उत्सव में सहभागी बने। भारत और भारत के भविष्य के प्रति ये हमारी जिम्मेदारी है, इसका निर्वहन करें। मैं पुनः कहती हूं, ये मेरा सौभाग्य है कि आज गौरीगंज में विकसित भारत के संकल्प के साथ गरीब कल्याण एवं महिला शक्ति को समर्पित एक नेता को, एक राष्ट्र सेवक को मैंने अपना मत दिया। अभिलाषी हूं कि जनता उनको अपना स्नेह और आशीर्वाद निरंतर देती रहे। सामने मेहनत करी है, आज जनता वोट करेगी तो जिसके भी काम को पसंद किया होगा उसको देगी। आप क्या ग्राउंड से भाप पाए? आप लगातार प्रियंका गांधी के साथ थे मैदान। मेरे को तो अच्छा लग रहा है इलेक्शन, ऐसा मतलब नहीं, क्योंकि जनता खुद ही तैयार है। हमारे कार्यकर्ता से ज्यादा जनता उत्साहित है। अच्छा, प्रियंका गांधी के आने से कितना बदलाव हुआ जो कैंपेनिंग में वो लगातार यहाँ रही? नेचुरली जैसे राहुल जी, प्रियंका जी, खरगे जी, ये तीनों लोग आए मेरी कैंपेन में तो अच्छा उसका प्रभाव पड़ा। गर्मी भीषण होती जा रही है पूरे देश में, और उसके बीच बड़ा संकट ये रहता है कि मतदाता वोट डालने जाएं तो इतनी गर्मी का सामना करते हुए किस तरीके से जाएं। यही हाल हाजीपुर में भी है, जहां 44 डिग्री आज दिन का तापमान दर्ज किया गया है।
लेकिन लोग वोट देने निकल रहे हैं। जितने लोग निकल रहे हैं उनसे उनके अलावा जो लोग नहीं निकल रहे हैं, हम बार बार यही कह रहे हैं कि उन्हें भी निकलना चाहिए। वैसे भी हाजीपुर का राजनीतिक तापमान तो चिराग पासवान और उनके चाचा के बीच की प्रतिद्वंद्विता के साथ बढ़ा हुआ ही रहा, लेकिन अभी वो सारी बातें भुलाकर वहां के चुनाव की दिशा अलग भी दिखती रही। रोहित सिंह हमारे संवाददाता इस समय हाजीपुर में मौजूद हैं। रोहित, बताएं वहां का हाल। बिल्कुल श्वेता, सही आप कह रही हैं। तापमान जो है वो जबरदस्त, मतलब एक तरीके से कहें तो आग बरस रहा है। 44 डिग्री के आसपास जो है आज दिन भर जो है तापमान हाजीपुर में देखने को मिला है, जिसकी वजह से पोलिंग बूथ पे जो है वो वोटरों की संख्या। जी आ रही है आपकी आवाज श्वेता? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बताएं रोहित। आप ठीक कह रही थी, हाजीपुर में तापमान काफ़ी जो है आज दिन भर जो है 43-44 के आसपास रहा, इसीलिए जो वोटिंग परसेंटेज भी है बहुत ज़्यादा अभी तक बढ़ा नहीं है। हालांकि 1 बजे तक के अगर हम आंकड़े देखें तो हाजीपुर में तकरीबन 33% मतदान हुआ है, और पूरे अगर 5वें चरण की बात करें, बिहार की बात करें, तो कुल 35% अभी तक जो है 1 बजे तक वोटिंग हुई है। उम्मीद की जा रही है कि और ज़्यादा वोटिंग होगी, लेकिन इसीलिए हम वोटिंग बूथ पे भी दिखा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा संख्या में वोटर जो है इस वक्त मौजूद नहीं है। लेकिन जहाँ तक हाजीपुर की बात है, एक विरासत की सीट है। 8 बार यहाँ से रामविलास पासवान सांसद रहे हैं और 1 बार उनके भाई पशुपति पारस यहाँ से सांसद रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये सीट जो है पिछले कई दशकों से पासवान परिवार की एक तरीके से कर्म भूमि रही है। और रामविलास पासवान जब अब इस दुनिया में नहीं है, और चाचा भी जो उनके हैं यानी चिराग के चाचा पशुपति पारस इस सीट से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उनको टिकट नहीं दिया गया, तो अब विरासत संभालने की जिम्मेदारी चिराग पासवान की है, जो पहली बार हाजीपुर से जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि पिछले 2 बार से वो जमुई से सांसद थे, और ऐसे में हाजीपुर में जो है उन्होंने काफ़ी मेहनत भी की है। आरजेडी की तरफ से शिवचंद्र राम भी उनको कड़ी टक्कर दे रहे हैं। लेकिन श्वेता, जहाँ तक हाजीपुर की बात करें तो ये एक VIP सीट माना जा रहा है बिहार में, और प्रधानमंत्री ने भी यहाँ पर आकर चिराग पासवान के लिए जो है प्रचार प्रसार किया था, जनसभा को संबोधित किया था, और काफ़ी भावनात्मक तरीके से प्रधानमंत्री जो है चिराग पासवान को लेकर बातें भी मंच से कहते रहते हैं, हमने कई बार देखा है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि रामविलास पासवान की जो राजनीतिक विरासत है उसको क्या यहाँ से चुनाव जीतकर चिराग पासवान आगे ले जाते हैं, ये अब 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन तापमान जहाँ तक आप बोल रही थी श्वेता, वाकई दिल्ली हो या देश के कई अन्य इलाके, इतना ज़्यादा तापमान है कि वोटर्स जो है वो उतनी ज़्यादा संख्या में जो है वो पोलिंग बूथ तक नहीं पहुँच रहे हैं, जो एक कहीं ना कहीं चिंताजनक विषय है। श्वेता जी, और अभी 5 चरण यानी कि अभी कुछ और तिथियों को भी लोगों को निकलना है, अपने घरों से बाहर वोट डालना है। 1 जून तक सबको वोट डालना है, जिसके बाद ही नतीजे आएंगे। लेकिन सारण सीट की भी हम यहाँ बात कर लेते हैं, जहां से लालू प्रसाद यादव के परिवार से एक और व्यक्ति जिनका डेब्यू हो रहा है राजनीति में, उनकी बेटी रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ रही हैं, और साथ में भारतीय जनता पार्टी की ओर से राजीव प्रताप रूडी हैं। दोनों ने क्या कहा है आज के दिन, वो सुनाते हैं। मुझे रिस्पॉन्स आया, सब कोई अपने घर की बेटी की तरह ही मुझे मान रहा है, प्यार वैसा ही प्यार मुझे मिल रहा है, वैसा ही आशीर्वाद मिल रहा है। तो इस बार मुझे पूरा यकीन है कि सारण की जनता अपनी इस श्रवण पुत्री को चुनने का काम करेगी, और जो पैतृक संपत्ति लूटा हुआ जो बेटा है, और कोरोना काल में जो सारण की जनता के साथ खड़ा तक नहीं रहा, उसको इस बार भगाने का काम करेगी। देखिए, तो जनता तय करेगी कि विकास क्या हुआ। विकास तो छोड़ दीजिए, सब नेता को विकास करना चाहिए। कुछ नेता ज्यादा विकास कर दे तो उसका प्रशंसा करना चाहिए। 4 जून को क्या होगा? 400 पार होगा, और क्या होगा। 10 साल का हिसाब में गिरा। प्रधानमंत्री ने कौन सी चिंता की है देश की, जिसको उन्होंने सुधारा है। बेरोजगारी बढ़ा दी, गरीबी बढ़ा दी, महंगाई बढ़ा दी। आपको समझना पड़ेगा कि बीजेपी के लोग घबराए हुए हैं, उनका पतन शुरू हो। सीएम फिर आ रहे हैं बिहार। हाँ तो भाई आए ना, डोनाल्ड ट्रंप को कहने लेके आ रहे हैं, पुतिन को भी बुला लेते हैं। एगो नॉर्थ कोरिया वाले है ना, किम जोंग को भी बुला ले, और दोनों चारों मिलकर के तब भरपूर बिहार में प्रचार करें। इस बार देश में जो लहर कहा जाए वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में चल रहा है, और 5वें चरण का जितने भी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, उन सबको मेरी शुभकामनाएं और जीत की अग्रिम बधाई मैं उन सबको देती हूँ। जिस तरह से 10 वर्षों से
जो प्रधानमंत्री जी ने जितने भी वादे किए, एक भी वादा उन्होंने नहीं पूरा किया। और ये चुनाव देश का चुनाव था, ये चुनाव मुद्दों का चुनाव होना चाहिए था। लेकिन प्रधानमंत्री से लेकर के एनडीए गठबंधन के जितने भी नेता हैं, इधर उधर की बात करके निकल जाते हैं। महाराष्ट्र में मतदान का दिन, मुंबई में मतदान का दिन, और जब मुंबई में मतदान होता है तो बॉलीवुड के कई सितारे वोट डालने के लिए आते हैं। ऐसी ही कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जिन सितारों को आप अब तक सुनहरे पर्दे पर देखते आए हैं, जिनकी जबरदस्त स्टार अपील है, जिनकी एक झलक देखने को लोग बेताब रहते हैं, वही सितारे आज लोकतंत्र के इस सबसे बड़े यज्ञ में आहुति देने जमीन पर उतरे। सबसे बड़ा उत्सव है ये, चुनाव का उत्सव है और सबको अपने मतदान का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि एक मौका जो है 5 साल के बाद मतदान नहीं किया तो शिकायत करने का अधिकार नहीं है। देखिए, देश की उम्मीदें पूरी हों, वो सबसे जरूरी है। आई थिंक हमारी जिम्मेदारी है, मुंबई की हर मुंबईकर की जिम्मेदारी है कि आज निकल कर बाकी के देश को रास्ता दिखाएं। जिन चीज़ों से हम नाखुश रहे हैं इतने सालों से, उन चीज़ों को बदलने का मौका यही है। मैं सबसे हाथ जोड़कर दरख्वास्त करूंगा कि आइए वोट कीजिए। जिन लोगों ने आपका साथ दिया है, जिन्होंने आपका काम किया है, उनके लिए वोट दीजिए। और जिनसे आप निराश है, उनको ये बताने का, उनसे अपने हक लेने का यही मौका है। श्रीदेवी की बेटी और अब मशहूर सिने अदाकारा बन चुकी जाह्नवी भी वोट देने पहुंची, अपने दिलकश अंदाज और मुस्कान के साथ। वोट भी डाला और फिर अदा के साथ मतदान का निशान भी मीडिया वालों को दिखाया। और जिस सितारे की सबसे ज्यादा चर्चा रहती है, यानी अक्षय कुमार, वो भी सुबह ही अपने वोटिंग सेंटर पर पहुंच गए। वही फिटनेस, वही दिलकश अंदाज, लेकिन आज लोकतंत्र के रंग में। मुझे लगता है इस वक्त बहुत ज्यादा निकलेंगे। आज सुबह देखिए, सुबह के 7 बजे मैं यहाँ पहुंच गया था। सुबह 7 बजे पोलिंग बूथ खुल गया था। करीबन 500-600 लोग अंदर मैंने खुद देखे हैं, तो अच्छा ही होगा। मैं चाहता हूँ कि मेरा भारत जो है वो विकसित रहे, वो मजबूत रहे। इसी को दिमाग में रखते हुए मैंने वोट किया और उसी हिसाब से पूरा भारत वोट करे जो उनके दिमाग में सही लगे। दोबारा सिटीजनशिप मिलने के बाद पहली बार मतदान कर रहे हैं सर। हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। और अपने भाई मशहूर एक्टर फरहान के साथ वोट देने आई जोया अख्तर, जो खुद एक जानी मानी डायरेक्टर हैं। और इन सितारे भाई बहनों ने ये भी बताया कि वोटिंग के इस हक की अहमियत क्या है। Very, very important. This is, in a democracy, this is the one right that you've been given to express what it is that you feel, what kind of government you want, what kind of governance you'd like. So I urge all your viewers to please make the effort and vote. It's extremely important. It's a democracy and we have to exercise the right, and it's a real right. We should not take it for granted. इन सितारों के वोट डालने से ये तो साफ होता है कि चाहे इनके करोड़ों फैन हो, लेकिन इनको वोट की ताकत का एहसास है। गर्मी जब इतनी होती है, कुछ 4 पैसे कमाने निकलते, जब गर्मी नहीं लगती है, शूटिंग करने में गर्मी नहीं लगती है, काम करने में गर्मी नहीं लगती है। गर्मी जब बहाना है अगर लोगों का, और मुझे नहीं लगता कि लोग मुंबई कर वाले नहीं निकलेंगे, सब निकलेंगे। उनसे मैं भी रिक्वेस्ट ही करूंगा आपके माध्यम से कि प्लीज बाहर आइए, वोट दीजिए। लोकतंत्र की अहमियत ये जानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। पांचवें चरण के मतदान की बात हम कर रहे हैं आपको, और इसी में अमेठी से
और रायबरेली से हम आपको जो खबरें आ रही हैं वो आपको बताते हैं। रायबरेली के बलाखरा पोलिंग बूथ से ये खबर आई है, जहां पर जब राहुल गांधी पहुंचे तो वहां पर लोग उनसे मुलाकात करने के लिए आगे आए और राहुल गांधी का ये दावा है कि उन लोगों का ये कहना है कि उन्हें धमकी दी जा रही थी। राहुल गांधी ने वहां के वोटरों से मुलाकात की। वो कह रहे हैं कि वोटरों ने उनसे शिकायत की है, जिसके बाद राहुल गांधी ने मतदान अधिकारी के पास अपनी शिकायत दर्ज करवाई है। राहुल गांधी ने क्या कहा है आपको सुनाते हैं। बीजेपी के लोग तो बीजेपी के लोग आप लोगों को वोट डालने नहीं दे रहे हैं यहाँ पे बस्ता लगा था, पर्चियां काटने में बात दिया था। अच्छा, धमकार प्रिसाइडिंग ऑफिसर से बात करी, आपने कंप्लेंट करी इसकी चुनाव आयोग में? भैया आपने कंप्लेन किया राहुल जी? जी आप तो खुद प्रत्याशी हैं राहुल जी। बीजेपी के लोग तो बीजेपी के लोग आप लोगों को वोट डालने नहीं दे रहे हैं यहाँ पे बस्ता लगा था, पर्चियां काटने में बात दिया था। अच्छा, धमकार प्रिसाइडिंग ऑफिसर से बात करी, आपने कंप्लेंट करी इसकी चुनाव आयोग में? भैया आपने कंप्लेन किया राहुल जी? जी आप तो खुद प्रत्याशी हैं राहुल जी। बीजेपी के लोग तो बीजेपी के लोग आप लोगों को वोट डालने नहीं दे रहे हैं यहाँ पे बस्ता लगा था, पर्चियां काटने में बात दिया था। अच्छा, धमकार प्रिसाइडिंग ऑफिसर से बात करी, आपने कंप्लेंट करी इसकी चुनाव आयोग में? भैया आपने कंप्लेन किया राहुल जी? जी आप तो खुद प्रत्याशी हैं राहुल जी। तो राहुल गांधी से शिकायत की है वहां के मतदाताओं ने और उन्होंने उनसे जब लोग पूछ रहे थे उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी है। रायबरेली में एक बूथ पर लोगों का ये दावा है कि उन्हें धमकाया जा रहा है, वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। मतदान का हालांकि समय अभी काफी बाकी है और देखना है कि आगे क्या होता है। हम अपने संवाददाताओं से भी वहां पर बातचीत करके और जानकारी हासिल करेंगे। तो गर्मी की बहुत बात की जा रही है कि वोट देने में लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, लोग घरों से निकल नहीं रहे हैं वोट देने के लिए। लेकिन लोगों को जम्मू कश्मीर की ओर देखना चाहिए, जहां पर ऐतिहासिक संख्या में लोग बाहर निकलकर वोट डालने जाते हैं। आज बारामूला सीट पर यहां वोट डाला जा रहा है और बारामूला सीट के लिए बड़ी संख्या में लोग निकले हैं। यहां तक कि सैयद सलाहुद्दीन को याद कीजिए, जिसकी तरफ से भी एक समय पर बहिष्कार का कॉल दिया जाता था, उसके अपने गांव में लोग इतनी बड़ी संख्या में वोट डालने के लिए निकले हैं कि भारत के लोकतंत्र की एक बड़ी विजय के तौर पर देखा जा रहा है। दोपहर 1 बजे तक 34% से अधिक लोग निकले हैं वहां वोट डालने के लिए। कश्मीर में आज वोटिंग का दिन और हम आ गए हैं बांडीपुरा के सुब्बल इलाके में। बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो हर बार जब भी इलेक्शन होता है तो पूरे कश्मीर में यहाँ अच्छी वोटिंग परसेंटेज देखी जाती थी। उन दिनों में भी जब खतरा बहुत था, बाइकआउट कॉल्स होते थे, टेरर थ्रेट्स रहते थे, लेकिन बांडीपुरा जो है कई इलाके यहाँ के वोट डालते थे। आज भी आप देख सकते हैं लंबी कतारें अभी भी लगी हुई हैं, औरतें मर्द यहाँ से, और जो है यही दृश्य हमें दिखे कई और जो पोलिंग स्टेशंस हैं, न सिर्फ बांडीपुरा बल्कि बारामूला, हंदवारा और कुपवारा में भी लंबी लाइंस लगी हुई हैं। लोग जो हैं वोट डालने को उत्सुक हैं। हम कुछ लोगों से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि कैसा माहौल है। आपका नाम? मेरा नाम जहांगीर अहमद है और मैं सुंबल का बाशिंदा हूँ। जहांगीर साहब, सुबह से यहाँ बहुत लंबी लंबी कतारें हमने देखी हैं, तो इस बार अगर 2019 से ही अगर हम कंपेयर करें तो क्या लगता है आपको, लोगों का जोश ज्यादा वोटिंग होगी? 2019 और 2024 इसमें काफी फर्क है। 2019 में इतने लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, इतने लोगों ने वोट का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन इस बार 2024 में जितने भी वोटर है हर एक चाहता है कि वो अपने वोट का इस्तेमाल करें। तो यहाँ सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स काफी चलता था, खासकर हाजिन की तरफ आप जाएं, बॉयकॉट रहता था। इस बार आपको लगता है कि लोग बॉयकॉट नहीं करेंगे, वोट डालेंगे? बॉयकॉट नहीं करेंगे, इस बार सभी वोट डालेंगे। इंशाल्लाह हमारा वोट जाया नहीं हो जाएगा, इंशाल्लाह हमारा काम हो जाएगा। इससे पहले इस तरीके का जज्बा वोट के लिए हमने नहीं देखा है। जो जज्बा है कि इस वोट से जो है इसकी ताकत लोग समझते हैं और ये कहते हैं कि इसके
इस्तेमाल करने से जो है उनके हालात बदलेंगे। तो वो जो उम्मीद है डेमोक्रेसी पे दोबारा आई है, वो जो एक भरोसा आया है, वो एक नई चीज हमें इस वक्त देखने को मिली है। तो पूरे उत्तरी कश्मीर में वोटिंग अभी चल रही है, बहुत भारी संख्या में लोग बाहर आ रहे हैं और साफ तौर पे इस बार ऐसा लग रहा है कि पिछली जो परसेंटेजेस हैं, उत्तरी कश्मीर हमेशा अच्छी वोटिंग करता था, लेकिन जो रिकॉर्ड है पिछले, वो आज जो है जरूर टूटने वाले हैं। कैमरा पर्सन तारिक नून के साथ मीर फरीद, बांडीपुरा, आज तक। उत्तरी कश्मीर के बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी पर 5वें चरण में जमकर मतदान हो रहा है। इस लोकसभा क्षेत्र में 2022 के परिसमन के बाद कुछ बदलाव हुआ। बडगाम जिला जो कि श्रीनगर के काफी करीब है, वहां की 2 विधानसभा सीटें जो हैं अब बारामूला के हिस्से में आई हैं और उनको बारामूला लोकसभा क्षेत्र के साथ जोड़ा गया है। हम इस वक्त बडगाम के एक पोलिंग बूथ पे खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी लंबी कतारें यहाँ इस पोलिंग बूथ हैं। यहाँ पर कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आप अपना नाम बताइए। मोहम्मद यासीन। यासीन साहब, आप मुझे ये बताइए, ये जो वोटिंग हो रही है आज, लोकसभा की वोटिंग हो रही है, इसमें मुद्दे क्या हैं आम वोटरों के, किस बात को लेकर मतदान हो रहा है? हम इस वक्त चाहते हैं कि हमारी जो हालत है हमारे मोहल्ले की, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मोहल्ले की बात कर रहा हूँ, वहाँ इतने हालत खराब है, सड़कें गर्द गुबार से, तो हम चाहते हैं कि सड़कें ठीक हो। आम मुद्दे जो हैं इन चुनावों में हैं, चाहे सड़क, पानी, बिजली और राशन, वही मुद्दे कहीं न कहीं इस लोकसभा चुनाव में भी, कश्मीर में भी देश के बाकी हिस्सों की तरह देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर फर्क है वो सिर्फ इतना है कि पिछले कई चुनावों के मुकाबले में आम लोगों में काफी उत्साह है। कई घंटों से न सिर्फ पुरुष यहाँ पर लाइन में खड़े हैं, बल्कि साथ ही साथ अगर हम देखेंगे तो महिलाएं भी बड़ी तादाद में जो हैं मतदान के लिए सुबह से ही अलग अलग मतदानों के बाहर, मत केंद्रों के बाहर जो हैं पहुंच गई हैं, ताकि वो अपने मत अधिकार का इस्तेमाल करें। अशरफ वानी, बडगाम, आज तक। तो हम आपको बारामूला सीट का पूरा हाल बताते हैं। मीर फरीद हमारे साथ इस समय बांदीपुरा से जुड़े हुए हैं और बारामूला की जो रिपोर्ट आप देख रहे थे मीर फरीद की और साथ में अशरफ वानी की, तो हमारे दोनों संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़े हैं। अशरफ, बाकी सीटों पर मायने निकाले जा सकते हैं कि लोग इतनी संख्या में निकल रहे हैं तो आखिर किसके हक में डाल रहे होंगे, लेकिन कश्मीर तो अपने हक में ये वोट डाल रहा है। ये ताकत जो वो महसूस कर रहे हैं, बहिष्कार का कॉल नहीं, लोग निकल रहे हैं, बड़ी संख्या में निकल रहे हैं, ये पूरे देश के लिए एक मिसाल भी कायम होती है यहाँ से। बिल्कुल श्वेता, दरअसल जैसे फरीद ने कुछ देर पहले आपको कहा कि उत्तरी कश्मीर में पहले भी काफी ज्यादा मतदान होता था बाकी हिस्सों के मुकाबले में, क्योंकि इस लोकसभा क्षेत्र में सीमावर्ती जिले सभी आते हैं, चाहे बांडीपुरा की बात करें, कुपवारा की बात करें, बारामूला की बात करें। वहां पर लोगों का हमेशा से जो है नियंत्रण रेखा से सटे इलाकों में लोगों का काफी पक्ष था, देश के साथ भी और डेमोक्रेसी के साथ भी। लेकिन अब की बार ये तो एक तो लंबे समय के बाद चुनाव डेमोक्रेसी लौट रही है कश्मीर में। 2019 के बाद सबसे बड़ा चुनाव ये जो है जम्मू कश्मीर में हो रहा है। दूसरी बात जो है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और सरकार की तरफ से पहले ही कहा गया है कि 30 सितंबर से पहले विधानसभा चुनाव भी होंगे, तो कहीं ना कहीं वो महक और वो जो है वो जोश भी इन चुनावों में नजर आ रहा है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि जिस अंदाज से उम्मीदवार इस चुनाव को लड़ रहे हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं जो जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी और कुछ क्षेत्रीय दल इन चुनावों को लड़ रहे हैं, वहीं पर अगर हम उत्तरी कश्मीर में बारामूला लोकसभा सीट की बात करें तो इंजीनियर रशीद भी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, जो काफी जुझारू नेता माने जाते हैं। जब वो विधायक थे, अवामी इत्तेहाद पार्टी के वो नेता हैं, वो जेल में हैं। और अशरफ, चूंकि मैं इस समय अनंतनाग राजौरी सीट जो कि अगले दौर में जहां का वोटिंग होना है, तो वहां के एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी देखिए प्रचार करते हुए यहां पर पहुंचे। अब सिक्योरिटी तो बहुत, क्योंकि राजौरी में हमने हाल फिलहाल में पूंछ के इलाके में खासकर कुछ चुनौतियां भी देखी हैं, लेकिन लोग इस बार बहुत बढ़ चढ़ कर निकल रहे हैं वोट डालने के लिए। आपको ताकत देता है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बड़े जोरों शोरों से लोग निकल रहे हैं। आप प्रचार करने जा रहे हैं तो लोग खुशी खुशी आ रहे हैं। बहुत इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी नहीं रहा, वो लोग भी इस बार चुनाव में आ रहे हैं, और ये भी एक स्वस्थ लोकतंत्र का पैमाना है। बिल्कुल, मेरा नाम रविंदर सिंह, मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इस कॉन्स्टिट्यूंसी से। हमारा जो ये कैंपेनिंग का दौर चल रहा है,
पिछले सप्ताह में हमने पुंछ का लगाया, आज हमने रजौरी का टूर लगाया। बड़े जोरों शोरों से चल रहे हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल बड़ा मुश्किल इलाका है क्योंकि बहुत दूर दूर ये सारी जगह हैं। मुगल रोड से आप उस तरह से एक्सेस नहीं कर सकते हैं, तो अनंतनाग जाने के लिए आपको पूरा घूम कर जाना पड़ता है। एक बहुत बड़ी कंस्टिट्यूएंसी ये हो गई है, लेकिन इन चुनौतियों का सामना करते हुए सभी लोग यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं। इनकी सीट से सामने हम सबसे वीआईपी कैंडिडेट कहें तो महबूबा मुफ्ती सामने खड़ी हैं, लेकिन सब मुकाबला कर रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ी बात पूरे लोकतंत्र के लिए हो जाती है, जम्मू कश्मीर के लिए हो जाती है, यहाँ के लोगों के लिए हो जाती है। लेकिन हम आपको जो जम्मू कश्मीर की तस्वीर जब बताते हैं तो 370 को हटाने के पीछे कहा जाता था कि यहाँ पर पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन आज कुछ तस्वीरें आपके लिए देखना जरूरी है। सैयद सलाहुद्दीन के गांव की वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। बडगाम के सोईबुक गांव में ही हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ सैयद सलाहुद्दीन रहता था। आज जब बारामूला में मतदान हो रहा है, तब आतंकी सलाहुद्दीन के गांव तक में जनता भारतीय लोकतंत्र की ताकत को दिखा रही है। भी हमें मसले मसाइल है, अभी तक हमने बहुत कोशिश की थी ये मसले हल होने चाहिए, लेकिन बदकिस्मती के वजह से नहीं हो रहे हल। तो हमने यही मुनासिब समझा कि नहीं, हमको वोट डालना चाहिए, हर एक को वोट डालना चाहिए, ताकि जितना भी हमें यूथ में टैलेंट है वो बाहर आ जाइए, क्योंकि हमारी बात को मतलब अक्सर ऊपर लेवल तक नहीं पहुंचाते, क्योंकि अभी यूथ्स में बहुत सारे टैलेंट्स है। उनके मतलब कहते हैं ना, मतलब प्राइवेट सेक्टर्स में मतलब अब जाना पड़ता है। यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, बहुत ही ज्यादा। बिल्कुल वोट का ही एक वो वाहिद हल है जिसे हमारी तमाम मसले मसाइल हल हो, तो और हमारी बात पूरी पार्लियामेंट में बनी रहे, ताकि हमें कुछ हासिल हो। मीर फरीद भी हमारे साथ हैं। फरीद, आपको ग्राउंड पर क्या दिख रहा है, क्या अनुभव हो रहा है, क्या महसूस हो रहा है? जी, चाहे आप सेंट्रल कश्मीर की बात करें, उत्तर या दक्षिणी कश्मीर, हम सब जगह जा चुके हैं और ग्राउंड पल्स जो है हासिल करने की कोशिश की, लोगों से बात करने की कोशिश की। हर जगह हमें ये बात जरूर सुनने को मिली कि एक डिस्कनेक्ट है। लोग चाहते हैं कि जो ब्यूरोक्रेटिक राज है यहाँ पे, जिस वजह से उनको एक्सेस नहीं है, अपने काम नहीं हो पाते, ऑफिस में एक्सेस नहीं है, वो खत्म होना चाहिए। डेमोक्रेसी वापस आनी चाहिए। उनके रिप्रेजेंटेटिव जो है वो, चाहे संसद की बात हो, चाहे असेंबली की बात हो, तो लोकल रिप्रेजेंटेटिव आने चाहिए, ताकि वो उन तक पहुंच पाए, अपने जो मसले हैं वो हल हो पाए। तो हर जगह हमें ये बात जरूर जो है सुनने को मिली, और उसी वजह से शायद आप देखेंगे कि जो पोलिंग परसेंटेज है वो भी बढ़ी है, क्योंकि लोग अब जान चुके हैं कि वोट की कितनी ताकत होती है और एक डेमोक्रेसी में उनका वोट कितना कीमती है उनके अपने मसले हल करने के लिए। क्योंकि जो 5 साल से हुआ है, कोई बड़ा इलेक्शन प्रोसेस नहीं हुआ, डिस्कनेक्ट हो गया, और अब लोग समझ गए हैं कि वोट देना चाहिए, अपने रिप्रेजेंटेटिव आने चाहिए, क्योंकि उनके जो मसले हैं, बड़े बड़े मसले हैं, रोजमर्रा के मसले हैं, वो हल होने चाहिए। तो उस वजह से भी जो है वोटिंग परसेंटेज काफी ज्यादा है। और अगर आप इंजीनियर रशीद का जो एक सडन राइज 2 हफ्ते में उनका कैंपेन जो आसमान छूने लग गया है, जो एक बाइकॉट वाला तबका था, छोटे लड़के हैं, जो यूथ है, और उसके साथ साथ ऐसे भी लोग हैं जो कहीं ना कहीं सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी से प्रभावित थे, वो वोट नहीं डालते थे, लेकिन उनको देख के वो अब बाहर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हम वोट डालेंगे। तो वो भी एक नई बात है इन इलेक्शंस में, जहां लोग अब समझ गए हैं कि डिस्कनेक्ट नहीं हो सकता, हमें वोट डालना पड़ेगा। और जो सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी है, विपक्ष में चाहे स्वीकार कर रहे हैं, अस्वीकार कर रहे हैं, लेकिन वोट का हथियार सबसे बड़ा हथियार होता है, और कश्मीर की जनता इस बात को समझ रही है। श्रीनगर में भी हमने देखा था 4 घंटे में 1998 के रिकॉर्ड को 4 घंटे में ही अप्रत्याशित वोटिंग हुई थी और रिकॉर्ड को तोड़ा गया था। आज 3 बजे तक ही बारामूला ने 1998 का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि अभी वोटिंग का और समय बाकी है, लोग और बड़ी संख्या में अभी बाहर आएंगे, कीर्तिमान ऐसा रचा जाएगा जिसे अगली बार के चुनाव में वो तोड़ने को लक्ष्य रखेंगे। चौथे चरण के मतदान में आज श्रीनगर लोकसभा सीट पर भी मतदान हो रहा है। कश्मीर में ये इस लोकसभा चुनावी माहौल का पहला चरण है, जब श्रीनगर लोकसभा क्षेत्र के लिए मतदान हो रहा है। सुबह से ही श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के अलग अलग पोलिंग बूथों पर इसी तरह लंबी लंबी कतारें जो हैं मतदाताओं की देखी गई। न सिर्फ
पुरुष, बुजुर्ग, बल्कि साथ ही साथ महिलाएं भी बढ़ चढ़कर इन मतदानों में भागीदारी और हिस्सा ले रही हैं। दरअसल कश्मीर में काफी समय के बाद किसी तरह का बड़ा चुनाव हो रहा है। 2019 के बाद ये चुनाव कश्मीर में हो रहा है और साथ ही साथ जो है अनुच्छेद 370 हटने के बाद यानी 5 अगस्त 2019 के बाद कश्मीर का ये पहला कोई बड़ा चुनाव है। जिस अंदाज से कश्मीर में इतिहास देखा गया है, पिछले 50 साल के चुनावों के दौरान बहुत कम लोग जो हैं मतदान के लिए घरों से बाहर आते थे, लेकिन अब की बार कुछ अलग ही पूरे कश्मीर में देखा जा रहा है। हर जगह पर लोग जो हैं इस मतदान को लेकर काफी उत्साहित है और लोग निकल रहे हैं। कुछ लोग इश्यूज को लेकर अलग अलग बातें जो हैं जो उनके मन में है उसको लेकर ये मतदान कर रहे हैं। तो एक माहौल जो बना है वोटिंग का और जो फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी इसको कहते हैं वो यहाँ पे आपको दिखेगा और ये चेंज है कश्मीर में। ये चेंज है क्योंकि इससे पहले जो भी इलेक्शन होते थे डर के माहौल में होते थे और बहुत ज्यादा जो है डर होता था, बाइकॉट कॉल्स होती थी, लेकिन आज जो है वैसा नहीं है और ये जो है मंजर आसपास जो दृश्य हैं वो उसकी जो है जो गवाही देते हैं। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट टाइम वोटर्स भी बहुत सारे हैं और वो वोटर्स हैं जिन्होंने इससे पहले वोट भी नहीं दिया था, बाइकॉट के साथ थे, वो भी बाहर आए हैं। तो एक नई चीज हो रही है कश्मीर में जो इससे पहले हमें देखने को नहीं मिली थी और तभी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं कि आज का दिन जो है ऐतिहासिक रहेगा क्योंकि जो वोटर टर्नआउट जो एंड में मिलेगा हमें जो उत्तरी कश्मीर में वो सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा। जम्मू कश्मीर में वोटिंग का ये आंकड़ा प्रधानमंत्री देश के दूसरे इलाकों की चुनावी सभाओं में दोहराते हैं और कहते हैं कि जो लोग अभी तक 370 के विरुद्ध बोलते थे क्या अब उसके पक्ष में बोलेंगे। इस पूरे चुनाव में अगर कोई पूछे मुझे कि मोदी जी सबसे संतोषजनक बात क्या लगी, तो मैं कहूंगा दशकों बाद श्रीनगर में चुनाव का उत्सव था। दशकों बाद श्रीनगर के चुनाव में इतना भारी मतदान हुआ और लोग कह रहे थे कि 370 जाने के कारण ये संभव हुआ है। और जो लोग धारा 370 को लेकर मोदी को दिन रात गालियां दे रहे थे, कान खोल के सुन लो, ये धारा 370 की दीवार हटी है, हमारे दिलों को जोड़ दिया है। और अब छत्तीसगढ़ की एक दुखद खबर से आपको खबरदार कर दें। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में एक भयंकर सड़क हादसा हुआ है जहां पिकअप ट्रक से टक्कर में 15 लोगों की मौत की खबर बताई जा रही है। ये सड़क हादसा जहां पर 15 लोगों की जान चली गई है इस भीषण सड़क हादसे में। छत्तीसगढ़ के खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आज तक HD, देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल।